नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दृष्टि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सॉल्व पेपर सीरीज़ में सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम अध्ययन करेंगे 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सेक्शन भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो वो है आपका 12वां शिलालेख। अशोक के 12वें शिलालेख में यह उल्लेख किया गया है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात की गई है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि 14 शिलालेखों में क्या क्या अंकित है। तो पहले शिलालेख की बात करेंगे और ये जो शिलालेख है ना, मेजर रॉक एडिक्ट कहा जाता है। ठीक है, रॉक यानी कि शिला और एडिक्ट यानी कि लेख, मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, इसमें पशुवध को प्रतिबंधित किया गया है और उत्सव समारोहों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये दोनों चीज़ें आपकी पहले शिलालेख में है। दूसरे में आपका आता है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है और सामाजिक कल्याण उपायों से संबंधित है। तीसरे की बात करेंगे तो इसमें ब्राह्मणों को स्वतंत्रता है। हर 5 साल में युक्ता प्रादेशिक राजकों के साथ धम्म का प्रचार करने के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों का दौरा किया जाता है। फोर्थ की बात करेंगे तो इसमें है बेरी घोषा, जिसको वंडरम्स की ध्वनि पर धम्म घोषा यानी कि शांति की ध्वनि की वरीयता बताई जाती है। समाज पर धम्म का प्रभाव, तो बेसिकली अगर हम चौथे की बात करेंगे तो ये धम्म से संबंधित है। 5वें शिलालेख की बात करेंगे तो इसमें दासों के साथ उनके आकाओं द्वारा मानवीय व्यवहार और धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 6वें शिलालेख की बात करेंगे तो इसमें कल्याणकारी उपायों से संबंधित है ये, और राजा की प्रजा के बारे में जानने की इच्छा, ये बहुत पूछा जाता है। 7वें की बात करेंगे तो सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। 8वें में अशोक के बोध गया और बोधि वृक्ष की यात्रा का उल्लेख है। धर्म यात्रा के माध्यम से ग्रामीण लोगों से संपर्क बनाए रखने का उल्लेख है। 9वें शिलालेख की बात करें तो लोगों के नैतिक आचरण पर जोर देता है ये, और महंगे समारोहों से बचने पर जोर देता है। 10वें में प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा की निंदा करता है। 11वां शिलालेख धम्म की विस्तृत व्याख्या करता है, और जो 12वां शिलालेख है ये सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने की अपील करता है। अच्छा, यहाँ आप देखिए 2 चीज़ देखेंगे। आप 7वां शिलालेख देखें और 12वां शिलालेख देखें तो इसमें आप दोनों में देखते हैं कि धर्म और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, और यहाँ पर भी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने की अपील। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो 7वां शिलालेख है, 7वां शिलालेख है, उसमें क्या कहा जाता है कि सभी संप्रदाय जो हैं वो सभी स्थानों में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी आत्मसंयम और भाव शुद्धि चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या छूट दी गई है? सारे संप्रदायों को कहीं भी रहने की, कहीं भी स्थान पर रहने के लिए कहा गया है 7वें में। लेकिन 12वें शिलालेख की बात करेंगे तो इसमें क्या था कि अशोक ने सभी संप्रदायों के गृहस्थ और श्रवणों को दान आदि के द्वारा सम्मान देने की बात कही गई है इसमें। ठीक है, लेकिन जो दान और मान है उसको इतना महत्व नहीं देते जितना इस बात को देते हैं कि सभी संप्रदाय के लोगों में सार वृद्धि हो। ठीक है, उसमें वाक संयम हो। ठीक है, यानी किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले सोचा जाए। लोगों को अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे के संप्रदाय की निंदा नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें सहिष्णुता को विकसित करने के लिए कहा गया है। और एक चीज़ और इसमें कही गई है कि लोगों में सहमति बढ़ाने के लिए, यानी कि समन्वय आपस में बढ़ाने के लिए धम्म महापात्र और अन्य कर्मचारियों को इसमें लगाया जाता है। ये बात 12वें शिलालेख में कही गई है। और इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें यही था कि कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में कहता है। तो जब बात समन्वय आएगा, ऐसे आपको पर्टिकुलर शब्द दिया जाएगा तो आप 12वें शिलालेख की बात हो रही है। ठीक है, अब 13वें शिलालेख की बात करेंगे। बहुत पूछा जाता है, तो इसमें धम्म के माध्यम से कलिंग युद्ध और विजय के बारे में बताते हैं। तो स्पेसिफिकली आपको एक कलिंग युद्ध के नाम से याद रखना है। 14वें की बात करेंगे, देश के विभिन्न हिस्सों में शिलालेखों को उकेरने के उद्देश्य से संबंधित है 14वां शिलालेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला,
शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, और ये भी ऑप्शन आपका सही होता है। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2 दोनों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपरांत पहली बार रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था। इन मुद्राओं का वजन सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था। तो अगर 33 ग्रेन आपको दिया हुआ है तो वो ऑप्शन सही माना जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो देखिए, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, और ये गुप्त साम्राज्य के बहुत प्रभावशाली शासक थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो यह है आपका मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर नाव के चित्र तथा लोथल से नाव के चित्रयुक्त मोहर प्राप्त हुई हैं। चलिए, अब सूची मिलान करना है। दार्शनिक हैं और उनके दर्शन हैं। ठीक है, तो रामानुज जी की बात करेंगे तो इनका था विशिष्टाद्वैत। माधवाचार्य जी की बात करेंगे तो इनका है द्वैत। निम्बार्क जी की बात करेंगे तो इनका है द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य जी की बात करेंगे तो इनका है शुद्धाद्वैत। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, हमारी जो ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्ववर्मन का ताम्रपत्र जो है वो कहाँ से मिला है? तो ये आपका देखिए असीरगढ़ से मिला है। ठीक है, गया जी से नहीं मिला है, तो यही आपका गलत हो जाता है। बाकी देख लेते हैं। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्त द्वितीय देववर्णाक अभिलेख। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देवराई की लड़ाई अगर हम बात करेंगे तो ये हुई थी 13 मार्च 1659। ठीक है, बनारस के पास जो शुजा को पराजय किया था वो किया था फरवरी 1658। उसके बाद जो सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी वो ही आपकी 29 मई 1658। और उसके बाद धर्मत में जो विजय हुई वो हुई थी 15 अप्रैल 1658 में। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर आप काल क्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आएगा आपका फरवरी 1658। ठीक है, यानी कि बनारस के पास शुजा की पराजय। तो पहले आ जाता है आपका 2। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, फरवरी आया। फरवरी के बाद आपका देखिए मार्च है, लेकिन मार्च 1659 का है। ठीक है, तो अप्रैल आ जाएगा यानी कि धर्मत की विजय यानी 4। उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई आ जाएगी मई में, तो 3। और उसके बाद आ जाता है 1 देवराई की लड़ाई। और यहाँ देखिए आपको ये भी याद रखना है कि जो ये तीनों युद्ध हैं, देवराई, सामूगढ़ और धर्मत, ये तीनों युद्ध उत्तराधिकार को लेकर हुए हैं। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो औरंगजेब और शाहजहां के जो बड़ा बेटा है दारा शिकोह, मेनली इनके बीच में ये युद्ध हुए हैं। चलिए, तो नीचे नेक्स्ट है आपका सुमेलित करना है भवन और निर्माणकर्ता कौन है। ठीक, तो सुल्तानगढ़ी की बात करेंगे तो सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। लाल महल को बलबन। जमात खाना मस्जिद की बात करेंगे तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी, और 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी विजय कब कब हुई है आपकी। ठीक है, तो रणथंभौर की बात करेंगे तो रणथंभौर की हुई थी 1301 में, और किसके साथ हुई थी? ये हमीर देव के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, गुजरात की बात करेंगे तो ये 1299 और मतलब 98-99 ये कहा जाता है। ठीक है, तो 1299 में हुआ, और ये किसके साथ हुआ था? कर्णदेव वाघेला के साथ। ठीक है, और इन सब में ही अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। ठीक है, वारंगल की बात करेंगे तो ये हुआ था 1310 में, और ये किसके साथ हुई थी? प्रताप रुद्र सेकंड या द्वितीय, और ये किस वंश से थे? काकतीय वंश से। ठीक है, उसके बाद चित्तौड़ की बात करेंगे तो ये इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। ये हुई थी रावल रतन सिंह जी के साथ, जिनकी जो पत्नी थी महारानी पद्मिनी जौहर। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। देखिए, अगर इन्हें हम क्रमानुसार लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपकी गुजरात विजय आ जाएगी 1299 में,
उसके बाद आपका आ जाएगा रणथंभौर 1301 में। उसके बाद आ जाएगा आपका चित्तौड़ 1303 और उसके बाद वारंगल आ जाता है 1310 में। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये थे मारवाड़ से संबंधित। जयता और कुंपा मारवाड़ के शासक मालदेव के सेनापति थे। इन दोनों ने अपनी वीरता से शेर शाह को प्रभावित किया था। शेर शाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर ये कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। तो आपसे ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था और किससे प्रभावित होकर कहा था। चलिए तो फिर से देख लेते हैं कि ये जो घटनाएं हैं और इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आप इसमें देखिए, इस जो 2022 का एग्जाम है इसमें आप देख रहे हैं कि कितने सारे युद्धों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इनको कालक्रम में लगाने के लिए। तो मुदकी के युद्ध की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए, मुदकी का युद्ध जो हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया, ठीक है, और सिख खालसा के बीच। ठीक है, और अगर सिख खालसा की बात करेंगे तो इनका नेतृत्व किसने किया था? लाल सिंह ने। ठीक है, अच्छा, तो ये मुदकी का युद्ध हुआ आपका कब था? ये हुआ था आपका 1845। ठीक, उसके बाद पोर्टोनोवा के युद्ध की बात करेंगे तो पोर्टोनोवा का युद्ध जो हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के बीच हुआ था। आपने आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में पढ़ा होगा, तो जो उसमें दूसरा युद्ध था जो कि 1780 से लेकर 1784 तक चला था, उसके बीच में ही ये युद्ध हुआ था 1781 में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। यहीं से हैदर अली का जो था, मतलब उनकी ये कह सकते हैं कि एक हार की वो शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यानी उनका जो पहला युद्ध था जिसमें वो विजयी हुए थे, दूसरे युद्ध में वो हार गए थे। उनकी मृत्यु हो जाती है 1782 में। शकरखेड़ा के युद्ध की बात करेंगे तो शकरखेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका निजामुल मुल्क मुबारिज खान के बीच। ठीक है, और ये मुबारिज खान कौन था? ये था दक्कन का सूबेदार। ठीक है, उसके बाद बेदरा के युद्ध की बात करेंगे तो इसको हम चिनसुरा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। चिनसुरा आ जाए या हुगली का युद्ध आ जाए तो वो बेदरा के युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, तो अच्छा, शकरखेड़ा का युद्ध हमारा रह गया था, ये कब हुआ था? 1724 में। ठीक है, उसके बाद बेदरा का युद्ध आपका हुआ 1759 में और ये हुआ था आपका अंग्रेज और डचों के बीच। ठीक है, अब इनको काल क्रमानुसार हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका 1724 हो गया, तो शकरखेड़ा का युद्ध आ गया। ठीक है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन। उसके बाद 1759 की बात करेंगे, बेदरा का या चिनसुरा का युद्ध आ गया, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद आपका पोर्टोनोवा का युद्ध आ जाता है 1781 में और उसके बाद आपका मुदकी का युद्ध आता है लास्ट में 1845 में। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस है 3, 4, 2, 1। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये किया था शाहजहां ने। बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती थे। इन्होंने शाहजहां ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने कवींद्र कल्पलता को शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत किया था। ठीक है, और इन्होंने बादशाह से निवेदन करके बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवाया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शाहजहां से निवेदन करके किसने बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवाया, तो वो थे आपके कवींद्र आचार्य सरस्वती। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। अधिकारी और इनके कार्य क्या हुआ करते थे? तो सबसे पहले हम देखेंगे तलार का क्या काम था? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था ये। ठीक है, उसके बाद पट्टकोल की बात करेंगे तो पट्टकोल क्या है? ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। उसके बाद सहसाधिपति कौन होता था? चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। और बलाधिप कौन था? चुंगी का संरक्षक। चलिए, फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
तो देख लेते हैं व्यक्ति और इनके द्वारा जो संबंधित कार्य थे या कौन सा पद ये संभालते थे। डी के कार्वे की बात करेंगे तो इनका नाम क्या था, धोंडो केशव कार्वे जी। ठीक है, धोंडो केशव कार्वे जी। ये कौन थे, ये सचिव थे और इन्होंने किसके, विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। उसके बाद JED बेथुन की बात करेंगे तो इनका नाम था जॉन इलियट, और डी आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा क्योंकि इसका मतलब है ड्रिंक वाटर। ये इनका नाम था, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। किसने, JED बेथुन ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात करेंगे तो इनके बारे में आप सभी जानते हैं, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे ये। और फिर BM मालावारी जी की बात करेंगे तो ये थे, इनका नाम था बहराम जी मेरवान जी मालाबारी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ। सत्यशोधक समाज की या के संस्थापक कौन थी या थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, तो ये थे ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के माध्यम से दलितों तथा वंचित वर्गों को न्याय दिलाने का कार्य किया था। चलिए, तो इन घटनाओं पर फिर से विचार करना है, काल क्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस किस की स्थापना कब कब होती है। गदर पार्टी की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1913। ठीक है, किसने की थी इसकी स्थापना, सोहन सिंह भाकना जी ने। चटगांव शस्त्रागार छापा की बात करेंगे तो ये आपका हुआ था 18 अप्रैल 1930 में, और किसके नेतृत्व में हुआ था ये, सूर्य सेन जी। ठीक है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की बात करेंगे तो ये आपकी स्थापना हुई थी 1914 में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना जो उस समय में, ये बात है प्रथम विश्व युद्ध की। ठीक है, 1914 से लेकर 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो उस समय आपके जर्मनी में जो भी भारतीय कार्यकर्ता थे या जो छात्र थे, उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य जो लोग थे वो थे आपके वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल, ठीक है, और अन्य लोग। उसके बाद केंद्रीय असेंबली बम कांड की बात करेंगे तो ये कब हुआ था, इससे तो आप सभी परिचित होंगे। ये हुआ था आपका 8 अप्रैल 1929। ठीक है, किसने इसको अंजाम दिया था, तो भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त। ठीक, इन्होंने क्या किया था, जो दिल्ली में केंद्रीय असेंबली थी हमारी, वहां पर इन्होंने बम फेंका था, लेकिन इनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। इन्हें सिर्फ पर्चे बांटने थे, अपना मैसेज पहुंचाना था, इसलिए इन्होंने ये बम कांड किया था। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या था, विरोध इनका किस चीज पर था, ये एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन दोनों का विरोध कर रहे थे। तो इस हिसाब से सबसे पहले होता है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, फिर 1914 में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, उसके बाद 1929 में केंद्रीय असेंबली बम कांड, और 1930 में चिटगांव शस्त्रागार छापा। चलिए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, तो देखिए क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाता है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नाम की संस्था नहीं बनी थी। संस्था जो आपकी बनी थी वो थी हिंदुस्तान समाजवादी यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम HSRA के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जब किसने की थी, ठीक है,
तो पहली बात तो ये कि इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जतिन दास, अजय घोष, ये सब इसमें शामिल थे। और अगर बात करेंगे तो यतीन्द्र नाथ, फणींद्रनाथ घोष, ये भी इस संस्था के सदस्य थे। तो समाजवादी प्रजातंत्र संघ जो है इसकी स्थापना नहीं हुई थी। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? जाति विरोधी आंदोलन से। ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। ये महाराष्ट्र में अछूतोद्धार व महिला शिक्षा का कार्य आरंभ करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। दलितों तथा वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। वहीं इसके विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की। इस व्यवस्था के कारण अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी थी। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो ये था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद तूतीनामा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी द्वारा किया गया था और ये एक फारसी चिकित्सक और सूफी संत थे। चलिए हिस्ट्री के बाद शुरू करते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सौर ऊर्जा संग्रहित हो जाती है उससे हमें ये रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो यह है आपका भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति मुख्यतः पृथ्वी में सर्वत्र समाये हुए यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम आइसोटोप के विकिरण एवं पृथ्वी के कोर में भरे तरल पदार्थ मैग्मा की उपस्थिति से होती है। ठीक है, इसमें जो सूर्य है उसका रोल नहीं होता है। इसलिए नाभिकीय ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस द्वारा मुक्त यानी कि रिलीज होती है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा 2 विधियों विखंडन एवं संलयन के द्वारा उत्पादित हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए जूट जो है सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, असम में नहीं होता। चाय असम में होती है। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये आपके गलत हो जाते हैं। केरल में रबड़, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसलिए आपका जो केरल है वो ठीक है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है ये भी बताया ही था मैंने आपको। चलिए, अब पहाड़ी पर्वत है और कहाँ पर ये इनकी अवस्थिति है इसको सुमेलित करना है। तो अगर बटेश्वर पहाड़ी की बात करेंगे तो ये बिहार में है। बिहार में भी कहाँ है? ये भागलपुर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बिलारी श्रृंखला की बात करेंगे तो बिलारी श्रृंखला है कर्नाटक में। चिन श्रृंखला की बात करेंगे तो ये है मणिपुर में। ठीक है, और इसका जो विस्तार है चिन श्रृंखला का ये म्यांमार से मणिपुर तक होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी धोशी पहाड़ी तो ये है हरियाणा में महेंद्रगढ़। इनमें से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो देखिए चोओ जो है ये है और लोत्से जो है ये आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी में है। अन्नामलाई आपकी वेस्टर्न घाट में है और ये सिरमाली भी आपकी ये दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। अच्छा, अन्नामलाई को हम हाथी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ठीक है, तो जो अन्ना है आपका ये तमिल भाषा के अनाई शब्द से लिया गया है और अनाई का मतलब होता है हाथी और मलाई का मतलब होता है पर्वत, तो इसलिए इसको हम हाथी पर्वत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये एल्यूमिनियम संयंत्र है और इनकी अवस्थिति है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को, यह है कोरबा में। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल हीराकुंड,
मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि मालको चेन्नई, देखिए ये चेन्नई में नहीं है, ये है मेट्टूर, ठीक है। तो चेन्नई भी आपका तमिलनाडु में है, मेट्टूर जो है वो सलेम ज़िला, ये भी तमिलनाडु में ही है, ठीक है, लेकिन ये मेट्टूर में है। अच्छा, और यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो कि मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी है तो ये चेन्नई में है, ठीक है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को रेणुकूट। एक चीज़ और, जब इसकी स्थापना हुई थी तो वो चेन्नई में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर मेट्टूर में है। चलिए, अब आपको अभिकथन और कारण दिया गया है, देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था पहले ही कि पहले कारण पढ़ेंगे फिर कथन पढ़ेंगे, कि क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण, विरल वायु का मतलब क्या होता है कि जो डेंस कम हो, जिसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व कम हो, मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। इस वजह से क्या है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? क्योंकि जो आगरा है वो मैदानी इलाके में है और जो आपका दार्जिलिंग है वो पहाड़ी इलाके पे है, और ऊंचाई जब बढ़ती है तो उसमें तापमान घटता है और अधिक ठंडा पर्वतीय प्रदेश हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है दोनों कथन आपके, और वो सही व्याख्या भी कर रहा है। तो कथन और कारण में सबसे पहले कारण पढ़ना है कि कारण ये है कि क्योंकि ऐसा होता है, अभिकथन को फिर इसलिए लगा के ये चीज़ है, तो इससे आप आराम से कथन और कारण को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो भारत के जलप्रपात और इनकी अवस्थिति, तो सबसे पहले आ जाता है आपका दूध सागर। दूध सागर कहाँ पर है? गोवा में। फिर बरकाना की बात करेंगे तो यह है आपका कर्नाटक में। खंडाधार की बात करेंगे ओडिशा, और पलानी हिमाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है आपका खंबात तट, गुजरात। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात तट गुजरात में है। यह समुद्र तट पश्चिमी भारत, मुंबई और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन, ठीक है, नदी घाटी यानी कि बेसिन, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी है? तो यह है आपकी महानदी। दिए गए विकल्पों में से महानदी घाटी जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें, ठीक है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में है। यह 1,41,589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। नर्मदा बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में है। 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है ये। कावेरी बेसिन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के 81,155 वर्ग किलोमीटर में है। और ताप्ती बेसिन ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात के 65,145 वर्ग किलोमीटर में है। तो यानी अगर ये आपसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाने को आ जाए तो भी आप इसको अनुसार से लगा सकते हैं। चलिए, अब हमें देखना है कि कौन से दो सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो केरिया उड़ीसा, देखिए खरिया होती है, वैसे जो जनजाति है उसका नाम खरिया है, और ये उड़ीसा मतलब जो छोटा नागपुर वाला एरिया होता है तो वहाँ पर बेसिकली ये पाई जाती है, ठीक है। तो लेकिन अगर फिर भी ये केरिया, या हो सकता है कि लिखने में शायद गलती हो गई हो, तो उस हिसाब से आप इसको सही मान सकते हैं। कुकी की आप बात करेंगे तो ये पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, मणिपुर आदि जो हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है। यान्दी जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर उसके बाद पालियान जो है ये आपकी पाई जाती है तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्रों में, और केरल में आपकी पनियान पाई जाती है बेसिकली, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ए सही हो जाता है। चलिए, अब ये क्रांतियां हैं और ये किस इनसे संबंधित जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गोल्डन क्रांति जो है वो आपकी संबंधित है बागवानी एवं शहद उत्पादन से, ठीक है। ग्रे क्रांति जो है ये आपकी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित, और ब्लैक क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है। तो भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है, तो ये देखिए गलत हो जाता है, यहाँ 7वां सबसे बड़ा देश है, तो यानी कि आपका पहला जो है वो गलत हो गया। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है।
कर्क रेखा जो है वो देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी बिल्कुल ठीक है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो देखिए ये गलत होता है। क्यों? भारत के अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो ये आपका हो गया 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो नॉर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है, और आपकी साउथ की बात करेंगे तो यहाँ पर मकर रेखा है। तो अगर भारत के आप विस्तार की बात करेंगे तो ये आपका होता है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक, इस हिसाब से अच्छा यहाँ पर भी कई लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा कि जो 8 डिग्री 4 मिनट की बात रहती है वो होती है मुख्य भूमि की। ठीक है, लेकिन भारत का जो विस्तार है अगर द्वीपों को मिलाकर हम शुरू करते हैं तो वो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। तो अब क्या होता है इसमें, तो यानी अगर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें वो हमारा यहीं 23.5 डिग्री तक होगा, लेकिन भारत का विस्तार और भी ऊपर है। ठीक है, इसलिए भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। जो इसका दक्षिणी हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, और उत्तरी जो है वो उपोष्ण में है। ठीक है, उपोष्ण यानी कि उष्ण और शीतोष्ण के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम उपोष्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाता है। तो इस तरीके से 2 और 3 आपके सही होते हैं, पहला और चौथा गलत हो जाता है। ठीक है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर है आपके महासागर और इनका अधिकतम गहरा बिंदु। तो प्रशांत महासागर सबको पता ही होगा। प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो इसका सबसे गहरा बिंदु जो है वो है मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त। आर्कटिक महासागर की बात करेंगे तो ये इसका है मोलाय गर्त। ठीक है, हिंद महासागर में क्या हो गया, सुंडा गर्त। और अब अंध यानी कि अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो इसमें है प्यूर्टो रिको गर्त। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी सही हो जाता है। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये है मीथेन। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः 75% हाइड्रोजन एवं 25% हीलियम से निर्मित है, मगर साथ में अल्प मात्रा में यहाँ पे मीथेन और जल जो है वाटर आइस, इसकी उपस्थिति भी दर्ज की गई है। म्यांमार का पेंगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो यह है खनिज तेल का उत्पादक। पेंगुयोमा खनिज तेल उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बागोयोमा, जिसे आधिकारिक तौर पर पेगुयोमा के नाम से जाना जाता है, म्यांमार के मध्य क्षेत्र में ये एक पर्वत श्रृंखला है जो इरावदी एवं सीताउंग नदी के मध्य अवस्थित है। कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो सुन्नी त्रिकोण जो है वो आपके बगदाद के उत्तर और पश्चिम में इराक का घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसमें ज़्यादातर सुन्नी अरब मुसलमान रहते हैं, और इसके अंतर्गत आपके बगदाद आता है, रमादी आता है और टिकरित आता है। ठीक है, तो बसरा जो है वो इसका भाग नहीं है। तो इसे आप देखिए RBT से याद रख सकते हैं, रमादी, बगदाद और टिकरित। ठीक है, अभिकथन और कारण देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ये बिल्कुल ठीक है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्तरीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, इसलिए भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। देखिए कारण गलत है, वैसे दोनों अपनी अपनी जगह सही है कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पे जो गर्मियाँ हैं उसमें शुष्क स्तरीय हवाओं का प्रभाव रहता है, और शीत ऋतु में यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, तो इनके कारण क्या हैं, इनके कारण देखिए, एक तो होता है जेट स्ट्रीम, इसका जो मौसमी बदलाव होता है उसकी वजह से जो क्षेत्र है वहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम जो है वो साउथ की ओर खिसक जाती है। इससे क्या होता है, आपका समुद्र जो है वो नम हो जाता है। ठीक है, और हवा जो होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आ जाती है, तो इससे वर्षा में वृद्धि हो जाती है शीत ऋतु में भी। ठीक है, अब अगर हम भूमध्य सागर के क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ जो महासागरीय धाराएं हैं तो वो अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। ठीक है, और गर्म जब होगी है तो वो क्या करेगी, हवा की नमी को बढ़ा देगी। जब नमी बढ़ जाएगी तो वहाँ पर ठंडी हो जाती हैं, जब ठंडी होकर संघनित होगी तो वहाँ पर वर्षा होगी। ठीक है, उसी तरीके से स्थलाकृति की अगर हम बात करेंगे तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पे
विविध तरीके की स्थलाकृति हैं। इसमें पहाड़ भी हैं, पहाड़ियाँ हैं। तो अब क्या होता है, इससे जो भू आकृतिक लिफ्ट के माध्यम से जो वर्षा है वो बढ़ जाती है। जब हवाएं उनसे टकराती हैं तो वहाँ पे वर्षा बढ़ जाती है। ठीक है। और तापमान में भी जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहाँ पर अंतर होता है। तो इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है इसके ये कारण है। ठीक, तो दोनों सही हैं, लेकिन जो व्याख्या है वो ठीक नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए फिर से आपका आ जाता है कथन और कारण। तो इसमें ये क्या कह रहा है, क्योंकि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक हो गया। तो ठीक है, ठीक है, जब एंडीज क्षेत्र हो गया तो वहाँ पर पोर्फिरी तांबा जो है उसका विशालतम निक्षेप है। ठीक है, जब विशालतम निक्षेप है तो क्या हो जाएगा कि ये प्रमुख उत्पादक हो जाएगा, उसका उत्पादन बढ़ जाएगा उस चीज़ का। ठीक, तो इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और ये व्याख्या भी इसकी सही है। काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में। काराकुम मरुस्थल का बड़ा भाग मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान में विस्तारित है। इसका नवीनतम विस्तार कजाकिस्तान के अरल क्षेत्र में भी हुआ है। और काराकुम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है काला रेत। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है? यह 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल ठीक है, और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, अब कौन कौन से देश में? ये इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनेई, इन 3 में विभाजित है। ठीक है, क्या? बोर्नियो द्वीप। और इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुआ है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में है। जर्मनी में प्रवाहित होने वाली रूर एक महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी घाटी के मध्य प्रमुख कोयला खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इसे रूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड है? तो ये है आपका बोलीविया। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ये स्थल रुद्ध देश है। तो आप एटलस देखें, मैप्स देखा करें और उसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट में कौन कौन से स्थल रुद्ध देश हैं उसका अध्ययन करें। चलिए, तो फिर से हमारा सुमेलित करने के लिए ये आ गया। ओसाका की बात करेंगे तो ओसाका किसके लिए है? सूती वस्त्र के लिए। डेट्रॉइट मोटर वाहन। इसी तरीके से भारत का डेट्रॉइट क्या है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्यूबा आपका सिगार के लिए, और सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये था कतरनिया घाट। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी वन सांख्यिकी पुस्तक 2018 तथा एनविस पोर्टल पर उपलब्ध वन्य जीव अभयारण्य के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो 1975 में उत्तर प्रदेश में कोई भी वन्य जीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया था, लेकिन ये आसपास है, इसलिए अगर हमें लगाना है तो हम कतरनिया घाट को लगाएंगे। ठीक है, तो कतरनिया घाट आपका 1976, किशनपुर जो है वो 1972 और चंबल जो था वो 1979। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं जो कतरनिया घाट है तो ये आपका कहाँ पर है? ये बहराइच जिले में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम किशनपुर की बात करेंगे तो किशनपुर कहाँ पर है? ये आपका दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। लखीमपुर खीरी जिले के अगर कहें तो यहाँ पर भीरा शहर जो है वहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर किशनपुर पड़ता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की हम बात करेंगे तो इसको हम घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका तो ये 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिला के। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परीक्षण यानी कि संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। बहुत पूछे जाते हैं इनके ईयर्स जो है कि कब कौन सी चीज़ स्थापित की गई थी। ठीक है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट
प्रोटेक्शन एक्ट भारत में 1986 में पारित किया गया था। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन यानी कि डीडीटी, ये क्या है? एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। डीडीटी एक अजैव अपघटनीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। अजैव अपघटनीय प्रदूषकों के उदाहरणों की बात करेंगे तो डीडीटी, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, रेडियो एक्टिव पदार्थ आदि होते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है? ठीक है, तो लोकटक। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है और यह लोकटक झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, और लोकटक झील की अगर हम बात करेंगे तो ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए, परमाणु ऊर्जा नहीं है। लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, कोयला हो गया, ये बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वेश्चन आपका राइज होता है कि बायोमास ऊर्जा क्या है। ठीक, तो देखिए बायोमास ऊर्जा क्या होती है? ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है और पौधे, जानवर, इनसे मिलने वाले जो कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होती है, इसे हम बायोमास ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लकड़ी है, कोयला है, गोबर है, तो ये आपको किन से मिल रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो ऑर्गन नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाने जाने वाली मुख्य जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हैं आपकी जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके जल को प्रदूषण रहित करना उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी कि NRCP की शुरुआत हुई, जिसके तहत वर्तमान में 34 नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का काम चल रहा है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? ओजोन। प्रकाश रासायनिक धूम्र स्मोक एवं फॉग के मिलने से बनता है और प्रकाश रासायनिक धूम्र में शामिल प्रदूषक जो हैं वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैन यानी कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आदि। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यह है यूकेलिप्टस। इसको पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है क्योंकि यह भूजल के स्तर को कम करता है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो ये मिलता है आपका बांग्लादेश में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2018 में जारी एक तथ्यात्मक विश्लेषण के आधार पर प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल जो है वो आपका अर्जेंटीना, बांग्लादेश, चिली, चीन, भारत, मैक्सिको और USA में मिलता है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका प्रकीर्ण सौर विकिरण से। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण यानी कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा तप्त होता है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। कोचीन कहाँ पर है? आपका केरल राज्य में स्थित है और यह उपलब्धि इसने वर्ष 2015 में प्राप्त की थी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और कारण, वो देखना है हमें। लिग्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला हुआ क्षेत्र होता है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए लिग्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। पादप प्लवक यानी कि आपके फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपकी सही हैं, दोनों आपके असर्शन और रीज़न सही है और व्याख्या भी आपकी सही है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये समुद्र है, तो ये जो इसका किनारे वाला पोर्शन होता है यहाँ तक का, तो इसको हम बोलते हैं लिटोरल जोन। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र होता है जो खुला हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं लिम्नेटिक जोन, जहां पर आपके फाइटोप्लैंक्टन्स वृद्धि करते हैं। और अगर नीचे की बात करेंगे, जो नीचे वाला एरिया होता है, इसे बोलते हैं प्रोफंडल जोन। ठीक है,
तो अब जो पादप प्लवक हैं उनकी वृद्धि जो है वो किससे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता से। तो लिग्नेटिक क्षेत्र जो होता है वहाँ पर उनकी अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि ये जल का खुला हुआ क्षेत्र होता है। तो इसलिए आपके असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। दोनों सही हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निखेत होता है, यानी निशे बोलते हैं। प्रत्येक प्रजाति अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होती है। चलिए अब सूची सुमेलित कर लेते हैं। ये आपके हैं जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स, और वो कहाँ पर स्थित हैं। तो मानस की बात करेंगे, मानस आपका असम में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी देखिए बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, यहाँ पे उत्तराखंड में है। ठीक है, और पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ। अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इनका मिलान करना है। यहाँ है आपके क्षेत्र और ये है अनुमति योग्य शोर स्तर। डीबी यानी कि डेसिबल होता है। आवासीय क्षेत्र का होता है 55, शांत क्षेत्र का 50, औद्योगिक क्षेत्र का 70 और व्यापारिक क्षेत्र का 65 डीबी। और ये हम किसके अनुसार नापते हैं? ध्वनि नियमन एवं नियंत्रण नियम जो आया था, ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण नियम, ये 2000 में आया था। ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली इस रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो यह है ग्रेफाइट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मात्राएं हैं और यहाँ SI मात्रक है। ठीक है, यानी कि जो मात्रक है वो SI में होने चाहिए। SI यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसे बोला जाता है। ठीक है, SI सिस्टम इंटरनेशनल। तो लेंस की क्षमता हम डायोप्टर से नापते हैं SI में। दबाव या दाब को हम पास्कल से नापते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता देखिए क्यूरी से भी नापी जाती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्यूरी जो है वो गैर SI है। ठीक है, SI मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो ये बेकुरेल होता है। ठीक, और एक क्यूरी 37 बिलियन बेकुरेल के बराबर होता है। ठीक है, और USA में रेडियो धर्मिता की मात्रा को नापने के लिए क्यूरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ऊष्मा की इकाई जूल ही है। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में या किन में किया जाता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेटर क्या होता है? आंतरिक दहन इंजन में प्रयुक्त होने वाला ये एक उपकरण है। इसका कार्य ईंधन के उचित दहन यानी कि प्रॉपर बर्न के लिए वायु को ईंधन के साथ मिश्रित करना है। कार्बोरेटर केवल पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो ये है मीथेन। इसमें लगभग 45 से 85% तक जो होती है प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है, और अल्प मात्राओं में एथेन, प्रोपेन आदि गैसें भी होती हैं। संपीडित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्यतया बनी होती है मीथेन से। 80 से 90% मात्रा मीथेन की होती है इसमें। चलिए नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, वही आपका अभिकथन और कारण है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल जो है वो समरस होता है। ठीक है, समरस का मतलब हो गया समांगी। ठीक है, तो देखिए ये आपका गलत है, और 1 गिलास पानी में नमक का घोल जो होता है वो समरस होता है, ये सही है। ठीक है, कैसे? जो समांगी विलयन होते हैं या जो समरस होते हैं उनका मतलब क्या है कि जब वो उनके जो विलयन होते हैं उनकी संरचना और गुण समान होते हैं। जैसे जब पानी में आप नमक मिलाएंगे या चीनी मिलाएंगे तो वो क्या होता है? एक समांगी विलयन बनेगा। ठीक है, कैसे? जो उसमें अवयव होंगे उसमें आप अंतर को नहीं देख सकते, वो पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है। ठीक है, और इसी को समांगी यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, तो उसका उदाहरण है ये। अब पूरे हिस्से में जब आप विभिन्न संगठन वाले
जब पदार्थों को मिलाएंगे वो जो मिश्रण होगा तो वो समरस या समांगी नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे, और इसको हम विषमांगी बोलते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप तेल और पानी का विलयन ले लें। ठीक है, पानी में तेल मिलाते हैं तो उस पर तैरता है वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें मिल जाता है। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो व्याख्या तो हो ही नहीं रही है। सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग को हम बोलते हैं सल्फानिलेमाइड। ठीक है, और ये प्रतिजीवाणुक यानी कि एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो ये आपका ऊन हो गया। ठीक है, जैव निम्नीकरण का मतलब क्या हो गया? बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, मतलब बायोडिग्रेडेबल आपके जो पदार्थ हैं वो होगा, और जैव निम्नीकरण की प्रक्रिया है वो होती है बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, ये क्या होता है? वेस्ट क्रियाकलापों द्वारा जनित वह कचरा है जो जैविक तरीके से हमारी प्रकृति में घुलकर नष्ट हो जाता है, यानी कि अपघटन का जो प्रोसेस होता है उससे ये कचरा नष्ट हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो है तो ये आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जैसे प्लास्टिक के कप हो गए, कांच की बोतल हो गई, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, तो ये आसानी से अपघटित नहीं होते। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो ये पादप रोग हैं और इनके कारक क्या हैं? पादप यानी कि जो प्लांट डिजीज हैं। ठीक है, खट्टे नासर को बोलते हैं हम सिट्रस क्रैकर। कई बार हिंदी में इंग्लिश का लिखा हुआ नाम आ जाता है, जैसे उसमें सिट्रस क्रैकर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, गन्ने का लाल सड़न, इसका रेड रोट नाम बहुत आता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? कवक यानी कि फंजाई। आलू का कृष्णकांत रोग, ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। और गेहूं का साहू रोग, ठीक है, ये होता है कीटों की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जो अंडे देता है? तो यह है एकिडना और प्लेटिपस। नहीं तो वैसे जो स्तनधारी होते हैं वो बच्चे देते हैं। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो ये किस चीज़ का कारक है? एक तो ये छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर, इसके एक स्वरूप का कारक है, और निमोनिया का कारक है। ठीक है, तो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा 1 ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। ठीक है, तो यानी ये क्या, कैसी डिजीज हो गई? बैक्टीरियल हो गई। नवजात शिशुओं में यह जीवाणु निमोनिया एवं मेनिंजाइटिस का कारक होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, और काली खांसी जो है वो आपका किससे होता है? ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है बॉर्डेटेला पर्टुसिस। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें फोटोवोल्टाइक कोशिकाएं नहीं होती, इंग्लिश में देखिए फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जिनको हम सौर सेल के नाम से जानते हैं। इसमें कई बार क्या होता है वो हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो उन्होंने ये कोशिका लिख दी है। ठीक है, तो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, पीवी डिवाइसेस इसे बोलते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करते हैं। इनको बनाने में सिलिकॉन तथा गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये एंडीज मच्छर के काटने से होता है। इसका नाम है, डेंगू विषाणु जो होता है वो होता है एंडीज इजिप्टी। ठीक है, और ये मादा मच्छर जो है उसके द्वारा प्रसारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए एस्पार्टम जो है वो संश्लेषित मधुरक, इसका मतलब सिंथेटिक स्वीटनर होता है। ठीक है, तो ये सही है। रेयन जो है वो आपका रूपांतरित या मॉडिफाइड स्टार्च नहीं होता है, ये होता है अर्ध सिंथेटिक, यानी इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। नियोप्रोपीन आपका स्पेशलाइज्ड रबर या विशिष्ट रबर, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ठीक है, अच्छा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में मैं बता दूं, इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस में बनता है
और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वहाँ से ये रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है, यानी सीक्रेशन होता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के साथ। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, ये आपकी बनती है 1984 में। ठीक है, उसके बाद समाजवादी पार्टी जो है 1992, तेलुगु देशम पार्टी 1982 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले बनती है तेलुगु देशम पार्टी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी और अंत में बनती है आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भारत सरकार के विनियोग लेखा तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। कई बार सदस्यों की संख्या भी पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कुल कितने हैं, लोकसभा से कितने हैं और राज्यसभा से कितने हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरा कारण हो गया, तो यहाँ देख लेते हैं। क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, बिल्कुल ठीक है। इसलिए 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। दोनों कथन सही हैं और ये इसका सही कारण भी है। ठीक है, यहाँ से संवैधानिक दर्जा मिला, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन जो है वो स्थानीय स्वशासन का को एक आधार स्तंभ के रूप में उसने मान्यता दी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यही कारण है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ माना जाता है। चलिए, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक में है आपकी अनुसूचियां और एक में है विषय। चलिए, तृतीय अनुसूची में क्या होता है आपका शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। चतुर्थ है राज्यसभा विधान परिषदों में स्थान। 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 7वीं अनुसूची में है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। ठीक है, जो भी विषय हैं उनकी सूचियां जो हैं, यानी कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, वो आपकी 7वीं अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। चलिए एक बार सारी अनुसूचियां देख लेते हैं। 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। पहली भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, बॉर्डर्स के बारे में जानकारी देती है। दूसरी विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का वर्णन है। तीसरी में विशिष्ट पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण है, जो कि हमसे पूछा गया था। चौथी में राज्यसभा में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का निर्धारण। 5वीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रशासन व्यवस्था। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है। 7वीं जो कि अभी पूछी गई थी, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन है। 8वीं भाषा संबंधी है। 9वीं में भूमि सुधार व्यवस्था है। 10वीं दल बदल कानून। 11वीं पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं में है नगर प्रशासन व्यवस्था। इस प्रकार 12 अनुसूचियां वर्णित हैं भारतीय संविधान में। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है और इनके नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। तो समितियां हैं और उनकी नियुक्ति का वर्ष है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी 1986 और PK थुंगन समिति 1988। यानी ये सही सीक्वेंस में ही दिया हुआ है। और ये चारों की चारों जो समितियां हैं ये पंचायती राज से संबंधित हैं। बलवंत राय मेहता समिति में क्या हुआ था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर की सेवा जांच और सुधार के लिए गठित थी। अशोक मेहता समिति पंचायती राज प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ML सिंघवी पंचायती व्यवस्था में सुधार के लिए गठित की गई थी और PK थुंगन स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश के लिए गठित की गई थी। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है
कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो वो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, और द्विस्तरीय की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी, वो अशोक मेहता ने की थी। तो आप ध्यान रख सकते हैं त्रिस्तरीय यानी कि 3, तो देखिए बलवंत, राय और मेहता, इसमें 3 शब्द आते हैं, तो यहाँ से आप त्रिस्तरीय याद रख सकते हैं। और अशोक मेहता में 2 आते हैं, यहाँ से आप द्विस्तरीय याद रख सकते हैं। ठीक है, केवल एक ये बताने का तरीका है, इसमें ऐसा नहीं है जैसे एल सिंघवी में भी 3 है, पर आपको यहाँ से याद रह सकता है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ये एक साथ ही है, और इसको हम पैसा एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कानून यानी कि एक्ट, तो पैसा के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था, 1996 में। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 पंचायत राज अधिकारिता से संबंधित है। पैसा भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। लोकसभा और चुनाव वर्ष इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 11वीं लोकसभा आपकी 1996, 7वीं होती है 1980। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। 13वीं है 1999 और 9वीं है 1989। के संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, ये था 69वां संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेषाधिकार प्रदान किए गए और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा दिया गया था। दिल्ली का प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर को नामित किया गया है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी, गोलकनाथ बनाम पंजाब, यूसुफ बनाम मुंबई राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य। तो ये बहुत बहुत पूछा जाता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। उसके द्वारा संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन होने पर उसे सर्वोच्च न्यायालय अविधिमान्य घोषित कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये है कि वो सर्वोच्च न्यायालय ये घोषित कर सकता है कि ये चीज विधि मान्य नहीं है। ठीक है, अगर उसकी आधारभूत संरचना में छेड़छाड़ की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो देखिए प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ये देखिए ये है आपका नीति निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है, आर्टिकल 49। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये आपके सारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए एक बार हम मौलिक कर्तव्यों को या मूल कर्तव्यों को या फंडामेंटल ड्यूटीज को एक नज़र देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नया भाग 4 का जोड़ा गया था। उसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, 4 का है, और अगर उसके अनुच्छेद की बात करेंगे तो वो है 51 क। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसमें एक नया मूल कर्तव्य जोड़ने से वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं वो, कि जो सबसे पहला जो मूल कर्तव्य है वो क्या है कि नागरिक का कर्तव्य होगा कि इनका वो पालन करे। पहला, वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये भी आपका मूल कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। फिर प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव भी हैं, उनकी रक्षा करे और संवर्धन करे, यानी कि उन्हें बढ़ाए।
प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। यह आपका मौलिक कर्तव्य है, बहुत बार ये पूछा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। अब ये जो 11वां आपका जुड़ा था 2002 में 86वें संविधान संशोधन से, वो क्या था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर यासीन नहीं रहे थे। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कब किया गया था? तो ये किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसके तहत 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो यह है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। हालांकि इसका गठन संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की तरह प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा न होकर राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम पारित करके किया जाता है। चलिए सूची मिलान करना है फिर से। ट्रेड यूनियन है और किस दल से उनकी संबद्धता है, ये है। ठीक है, तो भारतीय मजदूर संघ जो है इसकी है भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संबद्ध है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी इंडिया, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। चलिए निम्नलिखित विषयों पर विचार करना है और उन्हें क्रमानुसार जैसा कि वो संविधान में उल्लिखित है वैसे व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो ये भाग 1 में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके वो 4 का या 4A में है। नागरिकता की बात करेंगे तो भाग 2 में है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो ये है भाग 4 में। अब अगर हम इस हिसाब से लगाएंगे तो पहले आपका आ जाता है 1, उसके बाद आपका आ जाता है नागरिकता, उसके बाद आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और फिर आता है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो 1, 3, 4, 2 सही हो जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य है और विधानसभा की सदस्य संख्या दी हुई है। ठीक है, तो गोवा में 40 सीटें हैं, बिल्कुल सही है विधानसभा की। फिर उत्तराखंड में आपका 70 है, मणिपुर में 62। तो देखिए 62 नहीं है, 60 है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाता है। इसका सुमेलित नहीं है उत्तर प्रदेश में 403। चलिए नेक्स्ट आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित किस श्रेणी या श्रेणियों की पहचान की है? तो आय निर्धनता की और मानव निर्धनता। ठीक है, 2 श्रेणियों की पहचान की गई है। आय निर्धनता यानी कि जो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकताओं में कमी के कारण बढ़ती है, और मानव निर्धनता जो सम्मानपूर्ण जीवन स्तर को जीने से वंचित करने से संबंधित है। पहली बार UNDP ने आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 में प्रस्तुत किया था, ये ध्यान रखना है। चलिए फिर है व्यक्ति और संबद्धता उनकी किसके साथ है? तो MS स्वामीनाथन की बात करेंगे तो ये हरित क्रांति से संबंधित है। LK झा की बात करेंगे तो ये आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित है। वर्गीस कुरियन जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित। डी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जनसंख्या से। डी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों, खाद्य सामग्री से तीव्र गति से बढ़ती है।
जनसंख्या ज्यामितीय दर जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 से बढ़ती है, जबकि खाद्य सामग्री गणितीय दर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अनुसार बढ़ती है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपसे यही पूछा जाता है कि माल्थस थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है? जनसंख्या से। जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? तो जनसांख्यिकी लाभांश जो है वो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब क्या है कि आर्थिक विकास क्षमता को जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो सकती है, मुख्य रूप से तब जब कार्यशील आबादी 15 से 64 वर्ष की हिस्सेदारी, गैर कार्यशील 14 वर्ष एवं उससे कम तथा 65 वर्ष एवं उससे अधिक की आबादी अधिक हो। वहीं भारत में कार्यकारी जनसंख्या जो है वो 15 से 59 वर्ष की आयु को माना जाता है। बेसिकली उस उम्र से मतलब है जिसमें काम किया जा सकता है, जो कार्यशील है। वर्ष 2022 में देखिए ये पूछा गया था, और अगर हम 2023 में भी लें तो उसमें भी चीन ही है प्रथम स्थान पर। ये पूछा था कि कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है, तो चीन था 2022 में, और 2023 में भी यही है। चलिए, योजना या कार्यक्रम है और इनके प्रारंभ वर्ष हैं, इनको मिलान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करेंगे तो ये है 2005। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, सबको पता होना चाहिए। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो ये था 2019-20 में। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी। केंद्रीय बजट 2019-20 में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल यानी पाइपलाइन जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना है। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो जो पर्यावरण से मित्रवत हो, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS द्वारा इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है पूर्णतः पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इन्हें इको मार्क का लोगो मिट्टी का बर्तन है। ठीक है। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों या फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी कि जो भी उर्वरक फर्टिलाइजर्स वगैरह पे जो दी जाती है वो इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी में आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, ये गलत है। ठीक है, प्रत्यक्ष में ये नहीं आती हैं, जो बिजली और सिंचाई पर दी जाती है। विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर लोग रोक लगाते हैं, ये भी गलत है। भारत में सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। ठीक है, तो ये सही है। तो इस हिसाब से आपका पहला और चौथा सही हो जाता है। चलिए, अब थोड़ा सा देखिए कृषि सब्सिडी देख लेते हैं होती क्या है, जिससे आपको आगे के लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कृषि सब्सिडी, इसको हम क्या करते हैं, कृषि प्रोत्साहन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक सरकारी प्रोत्साहन है जो कृषि व्यवसायों यानी कि कृषि संगठनों, खेतों, उनकी आय, उनसे पूरक कृषि वस्तुओं की आपूर्ति, इन सब पर दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें दो तरीके की हो गई, एक हो गई प्रत्यक्ष सब्सिडी और एक हो गई अप्रत्यक्ष सब्सिडी। तो यहाँ आपको ये समझना होगा, प्रत्यक्ष सब्सिडी जो होती है वो होती है जो किसान को नकद रूप में दी जाती है। ठीक है। अब नकद रूप में कैसे दी जाएगी? कृषि ऋण माफी योजना के रूप में। ठीक है, या प्रधानमंत्री किसान योजना हो गई, तो ये आपकी प्रत्यक्ष सब्सिडी हो गई। अप्रत्यक्ष क्या हो गई? जो फसलों या उर्वरक जैसी अन्य कृषि खरीद पर छूट के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमें इसमें पूछा गया था वो इसीलिए अप्रत्यक्ष में आ रही थी। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? तो यह है ऋण बैंकिंग प्रणाली, यानी अग्रणी बैंकिंग योजना, लीड बैंकिंग स्कीम्स। ये वर्ष 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है।
चलिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में कौन से सही हैं? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। डेट याद रखना जरूरी है। मैच द फॉलोइंग में भी आता है और कालक्रम से लगाने के लिए भी आता है, सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु निवेश को सुगम बनाना और साथ में इस योजना के माध्यम से भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देकर भारत को विनिर्माण वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक है, विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, अगर हिंदी इंग्लिश में आपको इजीली समझ में आए। जनसंख्या एवं नगरीकरण, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो यह है जैन। ठीक है, इनका जनसंख्या का लगभग 0.4% भाग जो है वो नगरीय है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अमेठी देखिए मूंज के उत्पाद के लिए फेमस है, ये ठीक है। बागपत लकड़ी के खिलौने, देखिए ये गलत है। बागपत जो है वो आपका घरेलू सजावटी सामान के लिए है। और अगर लकड़ी के खिलौने की बात करेंगे तो उसके लिए है चित्रकूट। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े और आगरा चर्म उत्पाद यानी कि लेदर प्रोडक्ट के लिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में। तो इसमें सबसे अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है आपका कानपुर में, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद गाजियाबाद और उसके बाद आगरा। ठीक है, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। और ये हम 2011 की जनगणना के अनुसार अभी देखते हैं, क्योंकि जो 2021 में होनी थी वो हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में प्रथम बार प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाया गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो यह है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है। यह प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 490 वर्ग किलोमीटर है। इस वन्यजीव विहार को 1968 में स्थापित किया गया था और 1970 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ठीक है, और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो पश्चिमी क्षेत्र जो है वो कृषि विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास में, व्यवसाय में भी अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो ये बदुआ है, ये बिहार में है। देख लेते हैं एक बार। अडवा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, अहरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, बदुआ जो है वो बांका बिहार में है और बघेलखंड जो है वो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तथा विविध। ठीक है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो होता है वो हम अपडेटेड ही लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में से हमें पढ़ना होता है। फिर भी इसमें जो कुछ स्टैटिक पोर्शन है उसको हम कवर कर लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। कब मनाया जाएगा ये? तो 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, कब मनाया जाएगा, 5 अक्टूबर को, और किस मंत्रालय ने ये घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना। दिवस है और उनके घटना और अवसर। ठीक है, तो 18 अप्रैल की बात करेंगे तो इस दिन आता है विश्व विरासत दिवस। ठीक है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक, अच्छा 3 चीजें हैं आपकी। देखिए 3 चीजें हैं कि 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। इसको याद रखने का सबसे आसान और अच्छा तरीका, 22 मार्च को होता है आपका विश्व जल दिवस। ठीक है, उसके बाद आता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस
और 22 मई को आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, तीनों चीजें आपकी 22 को है, मार्च, अप्रैल, मई। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जल है तो जीवन है, तो जल है तो आएगा आपका पृथ्वी होगी, और पृथ्वी है तो विभिन्न प्रकार के जैव जीव जो हैं वो होंगे। तो इस तरीके से 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस हम आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे। 29 जुलाई की बात करेंगे तो 29 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, और 5 दिसंबर को क्या होता है, तो 5 दिसंबर को होता है आपका विश्व मिट्टी दिवस। चलिए सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सतत विकास लक्ष्य हैं और ये संबंधित है किससे, ये देखना है। तो SDG 10 की बात करेंगे तो ये कहता है असमानताओं में कमी, असमानताओं से कमी। SDG 13 जलवायु परिवर्तन की बात करता है। फिर उसके बाद SDG 14 की आप बात करेंगे तो ये बताता है जल के नीचे जो जीवन है उसकी, और SDG 15 जो है वो भूमि पर जीवन की बात करता है। तो 17 हैं विकास आपके लक्ष्य और ये सारे पता होने चाहिए आपको। 2030 तक ये हमें अचीव करने हैं। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इसके शोधार्थी कौन थे, तो इसके शोधार्थी थे चार्ल्स बूथ। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन लंदन। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण यानी रूरबनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है, तो ये है GS घुर्रे। ठीक है, यानी कि गोविंद सदाशिव घुर्रे जी ने ग्राम्य नगरीकरण, रर्बनाइजेशन और रूरल अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है, गोविंद सदाशिव घुर्रे जी। निम्नलिखित में से किस स्तूप को आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं, तो यह है अमरावती। आर्यक स्तंभ अथवा आयक स्तंभ, आयक पिलर्स वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में स्थित है, तो यह है अमरावती स्तूप। चलिए ग्रंथ हैं और रचनाकार हैं, इनको सुमेलित करना है। रागमाला की बात करेंगे तो ये इन रचना है पुंडरीक विट्ठल की। रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमण। तो ये देवता हैं और उनकी पहचान क्या है, तो शिव, ये आप जानते ही हैं, शिव जी का त्रिशूल होता है, विष्णु जी का चक्र होता है, गणेश जी का रस्सी या फंदा होता है और सरस्वती जी की वीणा। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 कथन और कारण मतलब दिए हुए हैं। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 20वीं सदी में जो भारत में गरीबी थी 1951 से लेकर अगर हम 74 तक की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जब भारत की आज़ादी की जो पहली चौथाई की बात करेंगे, चौथाई सदी में, इसमें जो गरीबी थी तो वो 47 से बढ़कर 56% हो गई थी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर गरीबी बढ़ रही है। अब इनमें अगर हम देखेंगे तो जो गरीबी और तीव्र सामाजिक यहाँ पर मतभेद भी थे। ठीक है, यहाँ पर जो साक्षरता थी वो भारत की बहुत कम थी। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली थी। तो लक्ष्य भेदन क्रियाओं से क्या मतलब है कि यानी जो भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बनाए गए थे वो विफल हुए। ठीक है, यानी कि उनका लक्ष्य जो था वो भेद नहीं हो पाया था। क्यों? जैसे कि भूमि है, अन्य संपत्तियां हैं, उनका असमान वितरण हुआ। ठीक है, किसी के पास ज़्यादा चली गई, किसी के पास कम रह गई। ठीक है, उसके बाद इनके लिए आवंटित जो संसाधन थे उनकी संख्या पर्याप्त तो नहीं थी। ठीक है, तो अब ये जो कार्यक्रम होते हैं तो ये आपके किस पर, सरकार पर, बैंक अधिकारियों, उनके कार्यान्वयन पर निर्भर करते हैं। अब ऐसे में क्या है, अपर्याप्त प्रशिक्षित, मान लीजिए गलत अधिकारी हो गए, भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत हैं वो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में क्या है कि जो भी हमारे लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं वो भेद नहीं पाए। तो इसलिए रणनीतिक रूप से, क्योंकि यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली, इसलिए 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। तो आपके दोनों चीज़ें सही हैं और वो सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है समाचार पत्र या पत्रिका और उनके प्रकाशन का स्थान।
ठीक है। तो स्वदेश की बात करेंगे तो स्वदेश थी गोरखपुर, भारत बंधु हाथरस, फिर सत्यवादी आगरा और शक्ति अल्मोड़ा। नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो यह है तीन मूर्ति भवन। चलिए, तो कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी कि बाकी के सब गलत हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या इनका होना चाहिए। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में है, देव समाज लाहौर में है, राधा स्वामी सत्संग आगरा में है, ठीक है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है, ये सही दिया हुआ था। चलिए, तो यहाँ पर ये आपका 2022 का जो यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है वो कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।